नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, दिव्यांश ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते होंगे आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके इतिहास का पहला पार्ट पढ़ा दिए हैं, इसका दूसरा पार्ट चलते हैं आगे। पिछले अध्याय में पढ़े यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे पनपा। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति वफादारी होता है ना। और हर आदमी को क्या अपने देश के प्रति वफादारी होना ही चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। ध्यान से देखिए। अब हम आगे आपके अध्याय आगे चल रहे हैं। आपका ये बुक ही है, किताब है, ये आपका क्या है? ये किताब है। तो बताइएगा, बुक से अच्छा लगता है ज्यादा पढ़ाना या जो पीडीएफ बन के आता है उससे पढ़ाना ठीक लगता है? जैसा कहिएगा उसके अनुसार या तो आपको पीडीएफ से पढ़ा देंगे या बुक से, जो आपको ज्यादा सुटेबल लगे वैसा हम कर देंगे। तो देखिए, जुलाई इसको 1800 बोलते हैं, हिंदी ये में लिखा हुआ है। ये क्या है? 1830 है। इसको 3 पढ़ते हैं, इसको 8 पढ़ते हैं, इसको 1 पढ़ते हैं। हिंदी का ये डिजिट है, सीख लीजिएगा। हिंदी का डिजिट अलग होता है, 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद तो फिर रिपीट करके बना ही दीजिएगा उसी को। तब आगे चलते हैं, देखते हैं साथियों क्या है। चार्ल्स 10वां। चार्ल्स 10वां एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स 10वां कैसा शासक था, कैसा राजा था? निरंकुश। निरंकुश मतलब डिक्टेटर, तानाशाह। मतलब उसके खिलाफ आप एक शब्द उठा नहीं सकते हैं। जो वो बोलेगा आपको करना है तो करना है, बोल दिए फांसी पर चढ़ जाओ हुआ, या जो उसका अच्छा वो करेगा वो। निरंकुश माने डिक्टेटर, तानाशाह। प्रतिक्रियावादी मतलब कुछ भी बोल दिए तो उसका जवाब देगा बेचारा आपको। जैसे सरकार के खिलाफ आप कुछ भी बोल दिए तो सरकार क्या है, आपको कुछ भी करवा सकती है। कुछ भी प्रतिक्रिया, क्रिया का प्रतिक्रिया होता है ना, कुछ भी करवा सकती है। वैसा राजा था ये। कौन? चार्ल्स 10वां, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता, जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। नेपोलियन ने क्या किया था देखे थे? राष्ट्रवाद का बीज बो दिया था। इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण में कर दिया था ना। तो और ये आया तो क्या किया? उस सबको हटाना शुरू किया। मगर क्या है, एक बार जिसको आजादी का स्वाद लग जाता है, आप उसको फिर गुलाम बनाइएगा तो होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो वही है, आदमी में क्या था? राष्ट्रीयता की भावना। जनतंत्र, जनतंत्र में क्या? डेमोक्रेसी। मतलब अपना आवाज सरकार के सामने रखना का, सरकार को चुनने का अधिकार आ गया था लोगों के पास, जान गया था, सीख गया था। अभी बेचारा आया राजतंत्र लेके, सबको दबाने का कोशिश किया, मगर जनता क्या दबेगी? अब नहीं दबेगी। उसने अपने शासन काल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। पहले देखे थे क्या था? एक संवैधानिक घोषणा पत्र वो था ना, लाया गया था। तो ये चार्ल्स क्या था, उसको बदलने का प्रयास किया, उस संवैधानिक को, उसमें बाधा उत्पन्न किया। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। चार्ल्स 10वां ने किसको प्रधानमंत्री बनाया? पोलिग्नेक को क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया। कौन? चार्ल्स 10वां ने। पोलिग्नेक ने पूर्व में लुई 18वां के द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेषाधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया।
ये जो प्रधानमंत्री बना पोलिगनेक ने ये क्या किया, जो पहले अभिजात वर्ग था, बड़े बड़े नेता पद पर जो आदमी थे, फिर से उसको बैठाया, फिर से पावर उसी के हाथ में देना शुरू कर दिया। समझे ना, क्या किया, फिर से उसको लाया और पावर फिर से उसको देना शुरू कर दिया। पोलिगनेक अभिजात वर्ग, विशेषाधिकार वही हुआ। विशेषाधिकार मतलब जैसे हम नागरिक है, हम लोग के पास क्या कुछ कुछ अधिकार में है। जैसे जज के पास अधिकार है, संविधान ने जज को अधिकार दिए हुए कि आप समाज में क्या है, कोर्ट में न्याय कर सकते हैं, कौन सही है कौन गलत है उसका फैसला कीजिए। पुलिस को अधिकार दिया हुआ है कि कोई गलत कर रहा है समाज में तो उसको पकड़ के लाओ। आम आदमी का है अधिकार नहीं है। तो वैसे ही ये सब उस तरह का अधिकार क्या है, ये सब अभिजात वर्ग को दे दिया, जो बड़ा बड़ा पोस्ट पर बैठल था ऊपर में पहले। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। ये पोलिगनेक ने जो संवैधानिक चेंज किया, अभिजात वर्ग को बैठा के विशेषाधिकार दे दिया, जो क्या था, उदारवादी था। जो जनता था वो तो समझ गया कि फिर से वही तानाशाह आएगा, फिर से वही पुराना। तो क्या मान लिया उसको, पोलिगनेक के विरुद्ध क्या हो गया, गहरा असंतोष, षड्यंत्र समझ लिया। क्या हो गया, इस कदम को उदारवादियों ने क्या चुनौती और क्रांति के विरुद्ध क्या षड्यंत्र मान लिया। कि जनता था जो क्या है अच्छा से बेचारा भी रह सिखा ही था, उस पर फिर से वही राजतंत्र, वही जो पहला नियम कानून था फिर से थोपना शुरू कर दिया। तो वहां के जो उदारवादी थे वो क्या इसको षड्यंत्र के रूप में देखने लगे कि फिर से ये टॉर्चर करेगा हमको, उस नीति को फिर से लाने पर क्या होगा, हमारा ही नुकसान होगा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। तो क्या हुआ, शुरू में कोई चीज हो जाती क्या होता है, आदमी को जब पसंद नहीं आता तो विरोध करता है कि नहीं, उसका सरकार के खिलाफ जाके कहता है नहीं कि वो जो नीति बना रहे हैं आप अच्छा नहीं, वापस लीजिए। उसके बाद है ना आंदोलन जो भी करता है। तो पहले जो आदमी है क्या हुआ, वो गया और वहां पर जाकर विरोध दर्ज किया कि वो अभिजात वर्ग को आप विशेषाधिकार थे कि क्या है, गलत कर रहे हैं, फिर से वो मनमानी करेगा, कुछ वर्ग को आप ताकतवर बना रहे हैं अपने फायदे के लिए, इससे क्या होगा, दूसरा को नुकसान होगा ना, वो जो मन होगा वो करेगा क्योंकि उसके पास पावर है। चार्ल्स 10 ने एक्स मतलब 10 होता है ने इस विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोंटने का प्रयास किया। जो आदमी क्या था, उदारवादी मतलब क्या, उस समय जो आंदोलनकारी था, सरकार की गलत नीतियों का जो विरोध कर रहा था, उसको क्या है, दबाने का कोशिश किया। गला घोंटना मतलब क्या हुआ, उसको दबाना, चुप कराना। उसका चार्ल्स ने क्या किया, वो चुप कराने का कोशिश किया, उसको दबाने का कोशिश किया। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। ये जो अध्यादेश ला रहा था अभिजात वर्ग को विशेषाधिकार देने वाला, फिर से वही पुराना कुचक्र लाने का, उसके विरोध में क्या हुआ, फ्रांस में क्रांति की लहर दौड़ गई। लोग सड़क पर आ गए, किस लिए, कि नहीं लाने देंगे इस नीति को, सरकार के विरुद्ध हो गए। और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया। गृह युद्ध मतलब सरकार के खिलाफ लोग हो गए। गृह युद्ध मतलब एक गुट दूसरे गुट से लड़ने लगा, मतलब समाज गुट में बट गया, एगो सरकार के पक्ष वाला गुट हो जाएगा और एगो सरकार के नीतियों को विरोध करे वाला, दोनों के बीच में झगड़ा। इससे देश को बड़ी नुकसान होता है। इससे क्या होता है, देश को बड़ी नुकसान होता है। नेपाल के हालत देखे ना, क्या हुआ, कितना नुकसान किया, श्रीलंका में देखे,
बांग्लादेश में देखे, म्यांमार में देखे, देखे ना सब। वैसे हुआ यहाँ पर भी। 28 जून को क्या हो गया, देख रहे ना, महीनों नहीं लगा। 25 जुलाई, 28 जून, देख रहे ना। क्या हो गया नीति लाने से, गृह युद्ध हो गया फ्रांस में। लोग क्या उदारवादी जो इस नियम को नहीं मान रहे थे, अभिजात वर्ग को विशेषाधिकार वाले, उसको हटाने बोल रहे थे, क्या किए वो सरकार के विरुद्ध हो गए, आंदोलन कर दिए धर के धर। इससे देश में क्या हो गया है, गृह युद्ध शुरू हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। यही जो क्रांति हुआ, सरकार के विरुद्ध लोग हो गए, चार्ल्स 10 के जो विरुद्ध हो गई, इसी क्रांति क्या बोला गया, 1830 की क्रांति, जुलाई 1830 की क्रांति। 1830 में क्या हुआ था, सच तुम फिर से बता देते हैं साथियों। चार्ल्स 10 ने पोलीगेनेक नाम के आदमी को क्या किया, प्रधानमंत्री बना दिए। अब राजा अपना हिसाब से प्रधानमंत्री बनाएगा तो जो प्रधानमंत्री क्या होता है, कठपुतली जैसा काम करेगा वो। जब राजा बैठाएगा किसी को अपने अनुसार तो वो कठपुतली था चार्ल्स 10 का। तो क्या किया पोलीगेनेक ने, पहले जो अभिजात वर्ग था, जो ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर पहले आदमी एकदम बैठ के पावर का मजा लूट रहा था, फिर से उसको बैठाया और वही पावर उसको फिर से दे दिया कि जाओ समाज को बर्बाद करो फिर से। तो लोगों ने क्या किया, उसका विरोध कर दिया। फ्रांस के क्या है लोग, क्रांति कर दिए, सड़कों पर उतर गए, चार्ल्स 10 का विरोध कर दिया। तो चार्ल्स 10 ने क्या किया, इसको दबाने का कोशिश किया, गला घोंटने का कोशिश किया। तो इसी क्रांति को क्या नाम दिया गया, जुलाई 1830 की क्रांति कहा गया। समझ गए होगा मेरे प्यारे साथियों। अब आगे चलते हैं। परिणामतः चार्ल्स 10 को क्या है, राजगद्दी छोड़ना पड़ा। इतना भड़क गया क्रांति, क्या हुआ, छोड़ के भागना पड़ा इसको। जैसे कैसे नेपाल की सरकार को भागना पड़ा कि नहीं पड़ा, श्रीलंका की सरकार को भागना कि नहीं पड़ा, जनता से भागना पड़ा। जनता भी क्या है, सहते रहती है, सहते रहती है। एक सीमा भी होता है सहने का। बेचारा जब सीमा पार होता है तो सरकार को पार कर देती है। और क्या, सरकार को क्या होती है, पार जा। अब वैसा सरकार निकम्मा रहेगी तो क्या करेगा, जनता बेचारा परेशान होते रहेगा, तो का बेड़ा पारे कर देगा धर के। तो क्या हुआ, बेचारा चार्ल्स 10 को इतना विरोध किया आदमी, गृह युद्ध ऐसा फैल गया, ऐसा क्रांति फैल गया 1830 में कि चार्ल्स को क्या है, देश छोड़ के भागना पड़ा। चार्ल्स 10वां को भागना पड़ा। और कहां चल गया अपना गद्दी छोड़ के, इंग्लैंड चला गया। कहां चला गया, इंग्लैंड चला गया। और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश, ये जो चार्ल्स 10वां था कौन वंश का था, बुर्बो वंश का था। याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। क्या हो गया, अंत हो गया। और फ्रांस में मेरे साथियों इस तरह चार्ल्स 10वां का भागने से बुर्बो वंश का फाइल खत्म, निपट गया। बुर्बो वंश का राज खत्म। आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से आगे चलिए। फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर ऑरलेंस वंश को गद्दी सौंपी गई। अब कौन वंश आया, देखिए। जब बेचारा क्या हुआ, बुर्बो वंश खत्म हो गया, फ्रांस से बुर्बो वंश भाग गया, कौन आया, ऑरलेंस वंश आया। कौन आया, ऑरलेंस वंश को गद्दी सौंपा गया। वही तो संभालेगा ना सरकार। इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। ये जो
आयरलैंड आयरलैंड वंश था। इसके राजा कौन बना? लुई फिलिप। ये किसके सहायता से बना था? ये जो उदारवादी, जो चार्ल्स 10वां का विरोध किया था, क्रांति किया था, वो सपोर्ट किया था इसको। ये सब इसको सपोर्ट किया, पत्रकार इसको सपोर्ट किया, और पेरिस की जनता ने इसको सपोर्ट किया। उसी सपोर्ट से ये क्या बन गया? वहां का राजा बन गया, लुई फिलिप। ये लुई फिलिप कौन सा वंश का था? आर्लेंस वंश का था। आर्लेंस वंश का था। आगे देखिए, अतएव उसकी नीतियां उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र के निमित्त रही। अब आपको जो समर्थन किया है तो उसके लिए तो आपको काम करना पड़ेगा ना। ये क्या था? इसके जो नीति थी, किसके फायदे, किसके समर्थन में था? उदारवादियों के समर्थन में था, क्योंकि उदारवादी पत्रकार और पेरिस की जनता ने बनाया था ना। और कैसा था? गणतंत्र था, मतलब जनता सरकार को चुनेगी। क्या चुनेगी? जनता। फ्रांस की क्रांति पढ़िएगा, इसलिए फ्रांस की क्रांति हो गया। सरकार इतना बेकार हो गया था, भूखमरी है, बेचारा गरीबी है देश में, फिर भी क्या कर रहा है राजा रानी? बढ़िया से पार्टी कर रहा है, और जनता बेचारा गरीब में भूख मर रहा है। तो वैसा राजा को रखना चाहिए, उठा के फेंकेगा धर के। अतएव क्या रही उसकी नीतियां? उदारवादियों के साथ और वहां के संवैधानिक गणतंत्र के साथ चली। फिर आगे देखिए, इस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? ये जो 1800 क्रांति हुआ, सीट राजा चेंज हो गया, चार्ल्स से लुई फिलिप आ गया, बुर्बो वंश से आर्लियंस वंश आ गया, इसमें क्या फर्क पड़ा? इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राजसत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। ये जो चार्ल्स कैसा था? सुने ना, निरंकुश डिक्टेटरशिप था, एकदम तानाशाह, अपन सामने किसी को कुछ नहीं, जो बोल दिए, गलत है तो भी सही है मानो। जनता कोई कुछ बोलेगा उसको सीधे खत्म करो, उसको कुचल दो उसको। मगर क्या हुआ 1830 की क्रांति के बाद? ये सब जो निरंकुश था उसका प्रभाव कम होने लगा। देश में क्या है? कट्टरपंथी जो उस पर कम होने लगा। वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। यह जो क्रांति था किसके था? मध्यम वर्ग। बेचारा सबसे ज्यादा परेशान तो मिडिल क्लास ही है, मध्यम वर्ग को मिडिल क्लास बोलते हैं। सबसे ज्यादा कौन पे रहता है? बेचारा मिडिल क्लास। हर चीज में, चाहे सरकार की नीति हो, कुछ भी हो, हर जगह देखिएगा बेचारा मिडिल क्लास को ही दुख तकलीफ होता है, क्योंकि नहीं ज्यादा अमीर रहता है बेचारा, नहीं ज्यादा गरीब रहता है। अमीर रहेगा तो अच्छा जिंदगी जिएगा, गरीब रहेगा तो सरकार को भी नजर रखेगा, पास तो कुछ है नहीं है। ये जो बीच वाला चीज है ना, इसमें बड़ी दिक्कत होता है। तो ये जो क्रांति था किसको? क्रांति किसकी थी? मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। वियना में जो चार्ल्स देखा था ना बैठ कर, क्या था? मेटरनिख और भी सारे जो शक्तियां थी, बेचारे नेपोलियन के पतन के बाद बैठक किया था, फिर से वही नियम कानून ला पिछला ला लेकर उस पर क्या किया? ये जो 1830 की क्रांति हुआ था वो सबको धीरे धीरे प्रभाव से खत्म करना शुरू कर दिया। वो जो निरंकुशवाद वाला शासक था ना, कट्टरवाद वाला, उसको धीरे धीरे प्रभाव से खत्म करना शुरू किया, खत्म होना शुरू हो गया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार से हुआ, उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों
तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इससे क्या, ये जब फ्रांस में ये क्रांति फैली ना 1830 में, इससे सीख ले लिया और भी देश यूरोप का। अब वहां भी राजा के खिलाफ हो गया सब, वहां भी राजा की गलत नीतियों के खिलाफ हो गया, सीधे नहीं सहेंगे। अब क्या हो गया, वही भी राजा का जो क्रूरता था उसका सब विरोध करना सीधे शुरू कर दिया, उसका सीधे खिलाफ कर दिया कि नहीं, राजा चेंज करना पड़े तो कर देंगे, मगर ये गलत नीति को अब नहीं झेलेंगे। पूरे यूरोप पर इसका प्रभाव पड़ा, फ्रांस की क्रांति का पूरे यूरोप पर प्रभाव पड़ा। सभी देश अब फ्रांस की जनता की तरह व्यवहार अब करने लगे। जहां सरकार कुछ भी नीति, तुरंत आंदोलन शुरू कर दो, सीधे सरकार का सीधे विरोध कर दो गलत नीति का। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण देखे थे, वो जो मेटरनिक था क्या किया था, बांट दिया था ना जर्मनी इटली को छोटे छोटे टुकड़ों में, और अपना क्या था, कठपुतली बैठा दिया था। तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था क्या, राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन खड़ा हुआ। पोलैंड में अभी पढ़े कौन कौन सा देश था, पोलैंड, यूनान, हंगरी, ये सब में क्या हो गया, आंदोलन सीधे खड़ी कर दिया। सरकार के बोले ना जनता विरुद्ध हो गया। फ्रांस से सब बेचारा क्या हुआ, सीख ले लिया। जब फ्रांस में राजा गलत राजा को, निरंकुश राजा को उखाड़ के फेंक सकते थे, हमें क्या नहीं फेंक सकते हैं, हम भी अपना गलत राजा को हटा देंगे। क्या हुआ, पोलैंड वो सब ने भी आंदोलन खड़ी कर दिया सरकार के खिलाफ। आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठने लगी। आगे चल के फ्रांस में भी लुई के खिलाफ क्या हो गया, आवाज उठने लगी। ये भी लगता है बेचारा कुछ नियम कानून अब जनता के विरुद्ध बनाना शुरू कर दिया होगा, जिससे फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई। जिससे क्या हो गया, फ्रांस में एक और नया अध्याय जुड़ने वाला था। फ्रांस में एक और अध्याय जुड़ने वाला था। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में सन 1848 की क्रांति की चर्चा करेंगे। वैसे ही करके एक एक टॉपिक करेंगे, अच्छे से करेंगे, क्योंकि ज्यादा टॉपिक करेंगे ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर मजा भी नहीं आएगा, बोरियत जैसा लगेगा। छोटा छोटा ही टॉपिक करेंगे, एक एक टॉपिक करेंगे, जितना भी रबड़ा होगा उसको खत्म करेंगे, एक एक टॉपिक कर करके आपका खत्म करेंगे। तो मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले क्लास में, तब तक अच्छे से तैयारी कीजिए।